Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 24, chapter number 5, linear inequalities and linear programming. जी आज का टॉपिक है बेटा हमारा फिजिबल रीजन, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को, तो आज का लेक्चर भी उससे रिलेटेड है बेटा। तो आज की लर्निंग आउटकम्स है हमारे कि यू विल बी एबल टू डिफाइन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, कि आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, और आल्सो यू विल एबल टू define and show graphically the feasible region, and you will be able to identify the feasible region of simple linear programming problems. So these are the learning outcomes, और हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि अगर आप जब लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपने सोचना है। जी हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं बेटा, तो हमारा जो टारगेट होता है कि हम हमारे पास एक जो है ऑब्जेक्टिव होता है, फंक्शन होता है हमारे पास, तो उस फंक्शन को हमने क्या करना होता है, उसको हमने मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। मैक्सिमाइज से मुराद है कि हम उसको देख रहे होते हैं कि इसकी प्रॉफिट जो है कब मैक्सिमाइज होगा और किन वैल्यूज पे जाके इसकी कॉस्ट जो है हमारे पास मिनिमाइज होगी। सो वो जो आपके पास जो फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए जो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, जो फैक्टर्स उन पे बेसिकली असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो वो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। और ये कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये वही इनइक्वालिटीज है जिनको आप ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो असल में जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं वो आपकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। और जब आपके पास एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, वो आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं और वो कंस्ट्रेंट्स हैं बहुत ज्यादा। सो यही आपके पास यहाँ पे जो है राइट डाउन किया गया इन लीनियर प्रोग्रामिंग, द क्वांटिटी दैट मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। ठीक है, कुछ फैक्टर्स की वजह से कोई फैक्टर्स पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। सच रिस्ट्रिक्शंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, और जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। ईच कंस्ट्रेंट इज एक्सप्रेस एज अ लीनियर इनइक्वालिटी। जो आपके पास कंस्ट्रेंट है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म के अंदर। द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और अगर बहुत सारी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, फॉर्म अ सिस्टम, वो सिस्टम बनाती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो दिस इज अबाउट कंस्ट्रेंट्स के कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं आपके पास। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम रिकॉल कर लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, जिसमें आपके पास ये जो आपके पास सिंबल्स इन्वॉल्व हो जाए वो आपके पास लीनियर इक्वालिटीज हैं, और वो वन वेरिएबल में भी हो सकती हैं और टू वेरिएबल्स में भी हो सकती हैं। आल्सो वी डिस्कस अबाउट बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन। सो अगर आपके पास इनइक्वालिटी है, जब आप वो ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपको उस सारे प्लेन को आपके पास जो आपके पास एक्स वाई सिस्टम, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको दो प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम हाफ प्लेन रीजन कहते हैं। और जो ये लाइन बनती है आपके पास उसके जो एसोसिएटेड इक्वेशन की, उसको आप कहते हैं बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन। ठीक है, जो आपके पास लाइन बनती है उसको हम कहते हैं ये बाउंड्री है, और एक इस साइड प्लेन बन जाता है आपके पास, एक इस साइड बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह आपके पास बन रही है कोई बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन, तो ऊपर एक अबव बन जाता है प्लेन, एक नीचे हाफ प्लेन बन जाता है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यही नीचे डिस्क्राइब किया कि लेफ्ट राइट अपर और हाफ प्लेन क्या होता है। अगर एक वर्टिकल लाइन आपके पास बन जाए वो डिवाइड करती है इस तरह की वर्टिकल लाइन, वो लेफ्ट और राइट में आपको डिवाइड करती है प्लेन को। अगर आपके पास नॉन वर्टिकल लाइन है इस तरह की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन इट डिवाइड इनटू अपर एंड हाफ, मतलब कि एक अपर बन जाता है आपके पास, एक लोअर हाफ प्लेन बन जाता है। तो ये कुछ चीजें थी हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ये रिकॉल की हमने। जो आज के हमारे जो चीज़ है वो है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। हम देख रहे होते हैं कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो भी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है आपके पास, उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं वो आपके पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं। ठीक है, कहता है कि in the beginning we described that linear inequalities prescribe limitations and restrictions on allocation of available sources. While tackling a problem from everyday life, in each linear inequality concerning the problem is named as problem constraints. मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कोई रियल लाइफ की, उसके अंदर जो भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी आप बना रहे हैं उस प्रॉब्लम की, वो आपके पास क्या बनता है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। और द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, अगर बहुत सारे लीनियर इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, एक से ज्यादा है इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो रही है आपके पास, आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। वो आपके पास क्या है, एक से ज्यादा बन जाती है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होती है, अगर सिंगल हो तो वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट जस्ट। ठीक है, और इसके अंदर दो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, द वेरिएबल
the variable used in the system of linear localities, मतलब उसमें जो variables यूज हो रहे हैं x y जो z यूज हो रहे हैं relating to the problems of everyday life are non negative, वो आपके पास क्या है non negative हैं, वो positive हैं, ठीक है, are called non negative constraints, को हम क्या कहते हैं non negative constraints कहते हैं। और यही variables हैं जिनकी बिना पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका फंक्शन जो है मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। सो इनको एक और नाम दिया गया इन वेरिएबल्स को। These non-negative constraints play an important role for taking decisions, आप इसकी बिना पर decisions लेते हैं। So these variables are also called decision variables, को आप decision variables भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास decide करने के तौर पे यूज होते हैं कि इससे आपको पता चलता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है मिनिमाइज कहाँ हो रहा है। So these are also called decision variables। So यहाँ पे हमने इस जो आपके पास स्लाइड है इसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होती है, सिंगल इनक्वालिटी और ज्यादा हो जाएंगी तो वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। और उसके बाद ये जो हमारे पास इसके वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं तो उसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और यही वेरिएबल हमारे पास डिसीजन के तौर पे यूज होते हैं तो दिस आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। सो यहाँ पे 4 चीजें हमने डिस्कस की हैं। जी, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं फिजिबल रीजन, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फिजिबल रीजन, लेकिन यहाँ पे आप से जरा एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है इस बारे में कि जब आप फिजिबल रीजन बना रहे होते हैं, स्पेशली जब एक्सरसाइज 5.2 आप करेंगे, इसमें आपके पास 2 कंडीशंस आपके पास गिवन है, x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 एंड आल्सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दीज टू आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब देखें x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस जब आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो पहला कोऑर्डिनेट है आपके पास उसमें क्या होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। और ये बेसिकली जब आप एक्स ये इनक्वालिटीज लगाते हैं किसी भी इनक्वालिटीज के अंदर तो इसका मतलब है आपने उसके सोल्यूशन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपके पास हमेशा जब भी ये इनक्वालिटीज आएंगी तो आपका सोल्यूशन जो आएगा वो फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो फिजिबल रीजन इस केस के अंदर आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो गया कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सच अ रीजन व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर्ड टू एज फिजिबल रीजन। जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाए उसको आप फिजिबल रीजन कहते हैं। फॉर द सेट ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट, मतलब कि जो भी आपके पास इनक्वालिटी होती हैं उनको आप ड्रॉ करते हैं और साथ में ये 2 इनक्वालिटीज x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों साथ आप उनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास वो फिजिबल रीजन बन जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अब ये बात कर रहा है कि फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, तो वो कह रहा है आपके अगर ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, जो आपके पास फिजिबल रीजन आपके पास आया उसका हर पॉइंट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। मतलब कि अगर आपने एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है तो वो जो आपके पास रीजन आया वो उसका फिजिबल सॉल्यूशन है, मतलब कि हर पॉइंट जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप सारों को सेट के अंदर लिख दें, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि एक सेट अगर आप बना दें उसके अंदर तमाम आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो पॉइंट्स वो मौजूद हैं, देन इट इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन सेट। मतलब उसको आप अगर सेट की शक्ल में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो फिजिबल सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे आपके पास क्या था कि एक फिजिबल रीजन था जो आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फिजिबल रीजन के अंदर जो तमाम पॉइंट्स उसको आपने क्या कह दिया कि वो फिजिबल सॉल्यूशन है आपके पास उस सारे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को जिसको आपने सॉल्व करके वो बनाया है। और उसके बाद जो तमाम पॉइंट्स अगर आप उसको एक सेट की शक्ल में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ भी आपके पास 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब बेसिकली हमारा आज का टारगेट है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि ग्राफ द फिजिबल रीजन, कि आपने ग्राफ बनाना है फिजिबल रीजन का, और साथ में आपसे कह रहा है मतलब कि आपके पास एक से ज्यादा इनक्वालिटीज होंगी, एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, और हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। अच्छा, अब आपके पास ये 6 पार्ट है, इसमें देखें आपके पास क्या सिमिलर चीज है। एक चीज जो सिमिलर है सारों में कि आपके पास ये जो कंडीशन आपके पास लास्ट कंडीशन गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर क्वेश्चन में आपके पास इसका जो है पार्ट है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो कहाँ पे आपके पास आ गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें ये डिस्कस कर लिया कि x और ग्रेटर देन y 0 कहाँ पे आपके पास होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब है जो फिजिबल रीजन इस सारे क्वेश्चंस की केस में आएगा आपके पास वो कहाँ पे आएगा, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। ओके, ये थर्ड में मिसिंग है, यहाँ भी आपके पास जो है वो y भी आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब कि सारों के अंदर ये चीज उन्होंने इंक्लूड कर दी है। मतलब कि 2 इनक्वालिटीज हैं, ये तो आप सॉल्व करेंगे और जब इसको इसके रिजल्ट को इसके साथ कंबाइन कर देंगे देन योर फिजिबल रीजन विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज। मतलब कि ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे।
तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। टू इनक्वालिटीज आपके पास इनक्वालिटीज गिवन है, वो किस फॉर्म में आपके पास, एक आपके पास है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ये दो इनक्वालिटीज हैं और साथ में आपके पास कौन सी इनक्वालिटीज गिवन है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये रीजन कहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, सो जिस तरह हमने लास्ट जो एक्सरसाइज 5.1 में बेसिकली ड्रॉ किया था इनक्वालिटीज को, सिमिलर आप उसको इन दोनों को भी इनक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और पहले इन दोनों का रीजन फाइंड करेंगे और उसके बाद जो हम फिर इसके रिजल्ट को हम इन दोनों के रिजल्ट के साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास वो कंबाइन जो एक रिजल्ट आ जाएगा, फिजिबल रीजन आ जाएगा। तो हम 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं इसको बेटा, 1 तो हम देखते हैं सबसे पहले जो आपके पास इनक्वालिटी नंबर 1 है इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, 2x minus 3y less than and equal to 6। so first you will form associative equation और यहाँ पे L1 लिखा है, स्मॉल L1 रिप्रेजेंट की जो इसकी लाइन बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो स्मॉल L1 है। तो 2x minus 3y is equal to 6। so for graph you need 2 points। so first you will put x is equal to 0 in this equation number 3। जब आप इसमें 0 पुट करेंगे x, so this will be 0। minus 3y is equal to 6, so minus 3y minus 3 divided by 6, y value is minus 2, तो एक पॉइंट आ गया 0 and minus 2। so 0 and minus 2 कहाँ प्लॉट होगा, ये आपके पास 0 and minus 2 आपके पास प्लॉट हो गया। y की वैल्यू नीचे जो आपके पास वो नेगेटिव होती है और इस पे y एक्सिस पे आपके पास x का पॉइंट 0 होता है। so this is now you will put y is equal to 0। इसमें आप y 0 पुट करेंगे, तो y 0 पुट किया, ये 3y वाला आपके पास ये 0 हो गया, 0 हो गया तो आपके पास 2x क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 6 रह गया आपके पास। ठीक है बेटा, 2x इज इक्वल टू 6 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू 3 आ गई, तो 30 पॉइंट ये आ गया। सो दिस इज योर 30 पॉइंट। तो इन दोनों को आपने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये आपके पास लाइन बन गई। नो आप चेक करना चाहते हैं कि जो आप टेस्ट पॉइंट है वो पुट करके टेस्ट करना चाहते हैं कि रीजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो जी, अब हम इसमें रीजन पुट कर रहे हैं। देखें, ये आपके पास इक्वेशन थी 2x जो है माइनस 3y लेस देन इक्वल टू, जो आपके पास इनइक्वालिटी ये वाली, इसमें आपने रीजन पुट किया। रीजन पुट किया वो क्या था, 0 0 हम पुट करते हैं। इसका मतलब है जहाँ x और y वहाँ 0 0 पुट किया, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपके पास 0। सो 0 लेस देन इक्वल टू 6 का ये होल्ड हो रही है, या इट इज ट्रू, क्योंकि 0 छोटा होता है। इसका मतलब है आपने ये रीजन पुट किया तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है आपने इस लाइन से इस रीजन की तरफ मूव करना और सारे जो ऊपर वाले पोर्शन को, जो प्लेन को, जो हाफ प्लेन आपके पास ऊपर वाला है उसको आपने शेड कर देना। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी जो आपने सॉल्व किया। तो आपने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो हम उसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि जरा हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए। जी, अब हमारे पास ये 2x प्लस 3y लेस देन, सेम प्रोसीजर, इसको पहले आपने इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू का साइन लगा दी जहाँ इनइक्वालिटी का साइन था। सो ये आपके पास L2 शो करेगी आपको। नाउ इसके अंदर आप क्या पुट कर रहे हैं, x0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ रही, तो 1.04 आ गया। जब y0 पुट करेंगे इसके अंदर तो आपके पास 1.060 आ जाएगा। इसको ड्रॉ करें, 04 का आपके पास ये 04 पॉइंट है। ओके, द सेकंड वन 60 का आपके पास ये 60 पॉइंट है आपके पास, दिस वन 60। सो इन दोनों को भी आपने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो आपके पास ये जो है स्ट्रेट लाइन बन गई और ये सॉलिड लाइन बन रही है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, सो दीज आर सॉलिड लाइन। अगर इक्वल का साइन ना होता तो हम डैश लाइन बनाते हैं इसको। सो अब इसको भी चेक करते हैं। नाउ वी वांट टू चेक द ओरिजिन पॉइंट। हम इसमें ओरिजिन पॉइंट पुट करते हैं। जब ओरिजिन पॉइंट पुट किया इसके अंदर बेटा, ठीक है, तो देखें यहाँ भी लेफ्ट साइड पे जब x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो दिस बिकम 0। सो 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी आपके पास क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ओरिजिन पॉइंट के, 0 छोटा होता है 12 से, दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब है ये ओरिजिन पॉइंट था और ये लाइन है, इसका मतलब ये पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट और टेस्ट पॉइंट आपने पुट किया तो ये ट्रू हो गया। सो आप इस लाइन से डाउनवर्ड मूव करेंगे उस पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया रीजन आपके पास। तो ये सारा रीजन बिलो दिस लाइन ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी। तो ये आपके पास सारा रिजल्ट आ गया। ओके बेटा, अब बेसिकली क्या है आपने देखना है कि
यहाँ पे हम जब इन दोनों को साथ में x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 को जब हम साथ में कंबाइन करेंगे बेटा, तो उसमें बेसिकली कहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा। हमने बात की थी कि इसका मतलब है कि आपके पास जो एरिया है, जो रीजन है, वो कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है, ये देखें आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन और ये लाइन, मतलब कि इससे नीचे अगर कोई चीज कॉमन आ रही है वो हमने निगलेक्ट कर दी है, लेफ्ट है राइट है हमें नहीं, उसे कंसर्न, हम सिर्फ इस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें कि कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है, मतलब कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ पे ब्लू और ऑरेंज है आपके पास। तो ये देखें, ये जो आपके पास है पोर्शन, दिस पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज योर द पोर्शन वेयर बोथ द सॉल्यूशन सेट आर प्रेजेंट, मतलब कि आपके पास ब्लू लाइंस भी मौजूद हैं और ऑरेंज भी है, तो ये मैंने आपके पास हाईलाइट कर दिया। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या आपके पास x ग्रेटर देन 0 भी है और y ग्रेटर देन, तो ये चारों को आपने कंबाइन कर दिया और एक आपने फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया। तो दिस रेड पोर्शन इज बेसिकली योर सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल दीज फोर इनइक्वालिटीज। आपने सॉल्यूशन जो है फिजिबल रीजन इसका फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या टारगेट है कि हमने सेकंड जो है इसका इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको गौर से देखें जरा कि फिजिबल रीजन जो हमने फाइंड किया है इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, तो मोस्टली कॉर्नर पॉइंट्स वही हैं जो आपने बेसिकली जिनके जरिए आपने इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया है, ठीक है बेटा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उसके अलावा कौन सा जो पॉइंट्स है जो हमने फाइंड करने हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। ये इसको मजीद हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। ये बेटा ये रेड, दोबारा हम इसको कर लेते हैं। दिस रेड पार्ट बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन सेट है हमारे पास। बिलो नहीं, एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने लेना है। अब बेटा देखें हमारे पास जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, वो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, कि ये रीजन आपके पास, ये वाला रीजन, ये रीजन सारा आपके पास ये वाला है, ठीक है बेटा। ये रीजन इसलिए ये कॉमन, ये जो आपके पास नजर आ रहा है व्हाइट पोर्शन, ये इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि इसमें ये जो सेकंड आपने फर्स्ट लाइन बनाई थी इससे नीचे वाला एरिया नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारे पास जो है हाईलाइट नहीं हुआ हुआ। तो ये रीजन आपके पास है। इसमें देखें बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। दिस वन इज अ कॉर्नर पॉइंट, पहले ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट है। इसका क्या कोऑर्डिनेट्स है, 0 4, ये यही कोऑर्डिनेट्स जो आपने यहाँ से प्लॉट किए थे, 0 4 आपके पास ये पहला आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गया। ओरिजिन इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट्स, ये भी आपके पास जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं दो लाइन, सो दिस इज ओरिजिन इज आल्सो योर कॉर्नर पॉइंट। थर्ड वन इज दिस, मतलब कि यहाँ पे ये 3 0 जहाँ पे ये पॉइंट आपने प्लॉट किया था, ये भी आपके पास वर्टेक्स में जहाँ पे आपके पास ये फिजिबल रीजन में जो आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा था 3 0। एंड द लास्ट वन इज दिस बी पॉइंट, मतलब कि ये बी पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इनइक्वालिटीज वाली लाइन जो है आपके पास वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमने डिस्कस किया लास्ट में कि हमने कैसे ये फाइंड करनी है। ओके सो देखें बेसिकली क्या है, ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सो वी हैव टू सॉल्व दीज टू इनइक्वालिटीज, मतलब कि जो इक्वेशंस हमने बनाई है इनको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली हमारा ये सोल्यूशन सेट बताएगा कि ये रीजन जो है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो फॉर दिस पर्पज हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली देखें हमारे पास हमने क्या किया, वो ये दोनों इनइक्वालिटीज हैं वो ले ली। अब आपके पास क्या थी दोनों इनइक्वालिटीज, वो इनइक्वालिटीज थी आपके पास 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। अब आप देखें सिंपली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो जब ऐड किया तो 3y माइनस 3y ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जस्ट मैं देखें यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों ऐड कर रहा हूँ कि बेसिकली मैंने वो पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया 4x इज इक्वल टू 18, यहाँ से x की वैल्यू 9/2 आ गई। इस 9/2 को चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दें चाहे सेकंड में, तो जब आप पुट करेंगे तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों इनइक्वालिटीज का वो आपके पास क्या है, 9/2 एंड 1। तो ये एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास सारे पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट भी आपने फाइंड कर लिए। इसमें से एक कॉर्नर पॉइंट वो था जो आपने बेसिकली सॉल्व किया, ये वाला पॉइंट जो कि दो इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, उसको आपने बेसिकली सॉल्व करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने वो फाइंड किया। और बाकी पॉइंट्स वही थे जो आपने जो यहाँ से आपने जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, आप जब x0 y0 पुट करके आप जस्ट आपने देखना है कि फिजिबल रीजन में वो कौन कौन से पॉइंट्स आपके शामिल हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे राइट डाउन हो जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स में। और उनके अलावा जो नहीं आपके पास फिजिबल रीजन में, तो वो कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होंगे आपके। सो ये बेसिकली आपने इस तरह बाकी पार्ट्स भी करने हैं। सेम आपके पास जो है प्रोसीजर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफिकल्ट हो। बस एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि हमारे पास इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसमें आपके पास आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब कि आपके पास हमेशा जो आपके पास फिजिबल रीजन आएगा वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
जी अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं कि फिफ्थ पार्ट में जो है बेसिकली थोड़ी सी एक चेंज है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका भी हमने क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। सो ये आपके पास ये इनइक्वालिटी गिवन है और आपके पास दिस वन 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ग्रेटर वाली आपके पास इनइक्वालिटी आ गई, और दूसरी जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 सेकंड इनइक्वालिटी, और ये आपके पास जो x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके पास 7 कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट हम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को, और इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में आपने कन्वर्ट किया। देन आपके दो पॉइंट आपने फाइंड करने हैं, इसमें x0 पुट किया, ये आपके पास खत्म होगा 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई, तो 0 3 आपके पास पॉइंट आ गया। इस 0 3 का मतलब है ये पॉइंट आपके पास 0 3 है। ओके बेटा, सो नाउ यू विल पुट y इज इक्वल टू 0, जब y पुट 0 किया तो ये वाला पोजीशन आपके, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x के आगे आपके पास 2, तो 2 0 आ गया, तो ये 2 0 आपके पास पॉइंट है। इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, अगेन सॉलिड लाइन, बिकॉज इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन इन्वॉल्व है। अब आपने इसमें टेस्टिंग पॉइंट पुट करना है, तो बेसिकली देखें, अब जब इसमें मैं टेस्ट पॉइंट पुट कर रहा हूँ, तो ये देखें, अब यहाँ पे यहाँ 0 आ गया और यहाँ 0, 0 प्लस 0 0, तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मुझे बताएं क्या ये ट्रू है कि आपके पास 0 6 से बड़ा होता है या इक्वल होता है? तो ये तो फॉल्स है, 0 तो बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है ये आपके पास जब आपने टेस्ट पॉइंट ये पुट किया, तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज को जो है वो फॉल्स हो रही है, होल्ड नहीं कर रही। इसका मतलब है इस ओरिजिन की तरफ आप मूव नहीं करेंगे, बल्कि इसे अवे मूव करेंगे। तो ये आपके पास ग्राफ बना, ये आपके पास लाइन बनी थी, तो इस लाइन से अब अबव जाएंगे, बिलो नहीं जाएंगे। बिलो जो आपका टेस्ट पॉइंट था 0 0 ओरिजिन, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपने इससे ऊपर वाले पोर्शन को सारे को हाईलाइट कर देना है, उसको बेसिकली आपने शेडेड कर देना है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है इस इनइक्वालिटी का, जो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने ओरिजिन से अवे मूव करना है। सेकेंडली हम सेकंड जो इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं सेम लाइन के ऊपर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, सो आपके पास इसको एसोसिएटिव इक्वेशन में बनाया आपने। अब सिंपली इसमें x0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, y4 आ गया। जब y पुट किया तो 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो आपके पास 0 4 एंड 4 0 ये दो पॉइंट्स आ गए। ये आपके पास कहाँ है 0 4, यहाँ ये आपके पास 4 0 है और 0 4 ये पॉइंट है, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास ये पोर्शन, ये आपके पास लाइन बन गई सेकंड आपके पास इनइक्वालिटी की। नो आपने सेटिस्फाई करना है ओरिजिन को, चेक करना है कि टेस्ट पॉइंट 0 पुट करके 0 0, तो हम ये टेस्ट पॉइंट पुट करने लगे इसके अंदर। अब जब इसमें टेस्ट पॉइंट पुट किया आपने बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया 0 प्लस 0 0, सो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है? तो ये ट्रू है कि 0 लेस होता है 4 से। सो आपने इसमें ये टेस्ट पॉइंट पुट किया, सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब इससे आपने कहाँ मूव करना है, नीचे की तरफ मूव करना है। तो आप इसकी तरफ नीचे की तरफ मूव करें तो सारा नीचे वाला रीजन जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है। ओके, अब जब आप इसको इस रिजल्ट को आप कंबाइन करेंगे, इन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे विद द रिजल्ट ऑफ दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y, तो इसका मतलब है हमने कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर देना है, इस सारे को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ओके, तो अब मुझे बताएं अब कौन सा एरिया कॉमन आएगा आपके पास, ये यहाँ से लेके ये और ये रीजन आपके पास और ये दिस रीजन। ओके, तो ये सारा रीजन क्या आपके पास, ये इसका कॉमन रीजन है, वो फिजिबल रीजन है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर फाइनल सॉल्यूशन जो आपके पास आया है सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अबव द x एक्सिस एंड राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये रीजन। ओके, अब आप इसमें जरा एक चीज जो बेसिकली हमें डिस्कस करनी है कि बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि नीलो इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं जाके आपके पास जो आपके पास फिजिबल रीजन आता है वहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही होती है, वो पॉइंट हमने फाइंड करना होता है। बट इन दिस केस आप देखें जो आपके पास रीजन आया है उसमें आपके पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है। दिस वन इज कॉर्नर पॉइंट, यस, क्योंकि फिजिबल रीजन का ये एक आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, एक ये आपके पास है, दिस इज आल्सो बेसिकली कॉर्नर पॉइंट, दिस वन इज आल्सो कॉर्नर पॉइंट और दिस वन इज आल्सो कॉर्नर पॉइंट। सो दीज आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स, बट वो जो जहाँ पे ये आपस में इनइक्वालिटीज इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट इसके अंदर नहीं शामिल, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन आ रहा है उस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसके अंदर वो पॉइंट शामिल नहीं है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। सो इन दिस केस वी डोंट नीड टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका फिजिबल रीजन के अंदर वो पॉइंट ही शामिल नहीं है, वो कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है। तो हम इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट बन जाता है मोस्ट केसेस में, लेकिन इस केस के अंदर
ये जो दोनों इनक्वालिटीज हैं ये कहीं आगे जाके आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका फिजिबल रीजन नहीं है, सो इस केस के अंदर आप जो है इसका वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट यही 4 पॉइंट्स आपके जो है वो कॉर्नर पॉइंट है। दिस वन कौन सा पॉइंट है बेटा, ये 2 0 है, ओके। दिस वन कौन सा पॉइंट है, दिस इज योर 4 0, second one B point. This one कौन सा point है, this is basically 0 3 and this one is 0 4. So these are your 4 corner points. तो आपने जस्ट डायग्राम बनाई और इससे फिजिबल रीजन फाइंड किया और ये आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिया। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपके पास कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, सो दिस इज नॉट इन द फिजिबल रीजन, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी चेंज थी आपके पास इसमें, केस में आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आपको जरूरत नहीं है फाइंड करने की। जी बेटा, प्रैक्टिस वर्क आपका ये कि 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारे पार्ट्स करने हैं जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है मेथड, आपको जस्ट सेम उसी मेथड को अप्लाई करना है और क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको लगे तो लाजिम मुझसे डिस्कस करें। आई होप कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और अब हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया गया है कि जनरली आप कंस्ट्रेंट्स से क्या मीनिंग लेते हैं और जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो ये आप वीडियो देखें। These two are not just equations of accounting, but also the guiding mantra for managing companies. Mathematically speaking, these are linear equations, which means that the net response of a system of many parts is just a sum of responses of individual parts. So if we focus on managing the parts independently, we get an additive output. This conceptual approach is put formally into play by breaking down sales into product categories and territories, and overall costs into various cost heads, and setting budgets for each component, which are then divided amongst managers as targets. Adherence to targets is used not only to manage and control, but also as performance incentives. Simple, isn't it? Unfortunately, it's a little too simple, and like Einstein said, everything should be as simple as possible, but not simpler. There lies the trouble with such oversimplification. An organization is a system of connected entities working together to deliver goods to customers and earn profits. As a result, business variables in the real world are highly interdependent. An action that changes one variable could impact another variable in the chain, which might impact yet another variable, and so on, eventually boomeranging back on the original action. For example, the decision to increase sales can lead to growing inventory levels, thus increasing working capital levels, which can force one to increase supplier credits, causing material delays and hence production delays, which can then finally impact sales negatively. In this non-linear world of causal loops and relationships, the linear mathematical equation is not applicable. Here, a big action can result in no outcome at all, or a small action can result in a big outcome. And imposing linear models of analysis and decision-making on such systems causes severe damages. Actions taken on one variable can impact other variables in the system and create operational conflicts within departments. And then, remedial measures have to be taken on the first action. Management's capacity is exhausted in managing short-term conflicts, dramatically slowing the organization's ability to deal with external opportunities and threats. This approach clearly does not work. We need a systems approach to manage a complex organization. It is a deeper understanding of causal relationships between parts. These interconnected systems look complex, but are inherently simple to manage because they always have one single leverage point for intervention. And finding this leverage point for a focused intervention is the only way to manage a complex organization. जी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि एक जो आपके पास सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो तमाम फैक्टर्स जो होते हैं उसकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो सारी कंस्ट्रेंट्स मिलकर जो है आपके पास वो उस सिस्टम को जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा कि
हम किस तरह फिजिबल रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो कौन सी 2 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये वाली आपके पास कंडीशन है। तो हम फिजिबल रीजन जो हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और कॉर्नर पॉइंट कैसे उसके फाइंड करते हैं, तो ये आज हमने सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।